कहते शब्द जिंदा होते हैं, उनका अपना इतिहास होता है, अपनी कहानी। बिल्कुल। और कभी-कभी एक शब्द की कहानी सदियों और महाद्वीपों का सफर तय कर लेती है। हाँ, और आज हम ऐसे ही एक शब्द की पड़ताल कर रहे हैं, पराया। आजकल अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ये शब्द काफी सुनाई देता है। जी बिल्कुल। जैसे रूस के लिए या कभी इजराइल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कोई देश या समूह जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अलग थलग कर दिया हो, बहिष्कृत कर दिया हो। सही कहा, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें कहाँ हैं? वो भारत में है, तमिलनाडु की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये बात बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये समझना बहुत जरूरी हो सकता है। इतिहास, समाज, शब्दावली, औपनिवेशिक प्रभाव, सब कुछ इसमें जुड़ा है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं इस शब्द के सफर को। जी। वो जैसा हमने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब तो साफ है, बहिष्कृत, आउटकास्ट। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये शब्द निकला है तमिलनाडु के परैयर समुदाय के नाम से। ये वहाँ के दलित समुदायों में से एक प्रमुख समुदाय है। परहेयर? और इसका मतलब? माना जाता है कि परैयर शब्द तमिल के परे से बना है, जिसका मतलब होता है ढोल या ड्रम। ढोल? हाँ, ड्रम। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इस समुदाय के कुछ लोग पारंपरिक तौर पर ढोल बजाने का काम करते थे और उन्हें हिंदू जाति व्यवस्था में हाशिए पर रखा गया था। मतलब अस्पृश्य या बहिष्कृत समझा जाता था। अच्छा, तो ढोल बजाने से जुड़ाव था। लेकिन क्या ये पहचान सिर्फ इसी काम तक सीमित थी या मामला थोड़ा और पेचीदा है? नहीं, मामला काफी पेचीदा है। मतलब इस पर काफी बहस भी है। कई विद्वान मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा समुदाय था और इसमें सभी लोग सिर्फ ढोल नहीं बजाते थे। तो फिर? वो खेती मजदूरी से लेकर बुनाई और दूसरे कई कामों में लगे थे। शायद उन्हें जो चीज जोड़ती थी वो सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि अस्पृश्यता का जो साझा अनुभव था वो था। ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि परैयर समुदाय के साथ ये जो अस्पृश्यता वाला व्यवहार था, ये शायद 12वीं सदी के बाद ज्यादा संस्थागत हुआ। अच्छा, किसके समय में? खासकर चोल, फिर नायक और बाद में ब्रिटिश शासन के तहत, जब जाति व्यवस्था और जमीनों के रिश्ते ज्यादा कठोर होते गए। उनकी जमीनों का छीना जाना भी उनके सामाजिक पतन का एक बड़ा कारण बना, ऐसा भी माना जाता है। यानी अंग्रेजों के आने से पहले ही इस शब्द के साथ एक भारी सामाजिक बोझ एक इतिहास जुड़ चुका था। बिल्कुल। और 18वीं 19वीं सदी तक तो स्थिति और भी जटिल हो गई थी। इतिहासकार रूपा विश्वनाथ बताती हैं कि उस दौर में तमिलनाडु के गांवों में एक तरह की दास्ता जैसी श्रम व्यवस्था थी। दास्ता जैसी? हाँ, मतलब बंधुआ मजदूरी जैसी। और तब परया या पल्लार जैसे जो शब्द थे वो व्यवहारिक रूप से गुलाम या बंधुआ मजदूर के पर्याय जैसे बन गए थे। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस शब्द को पकड़ा और 1890 के दशक तक उन्होंने इसे अंग्रेजी में पराया बना दिया, एंग्लिसाइज्ड कर दिया। हाँ, और फिर इसे सिर्फ परैयर समुदाय के लिए नहीं बल्कि कई अलग अलग दलित जातियों के लिए एक आम, मतलब एक अम्ब्रेला टर्म की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये एक समुदाय के नाम से बढ़कर एक पूरी श्रेणी का लेबल बन गया अंग्रेजों के लिए। और फिर ये शब्द भारत से निकलकर यूरोप पहुंच गया। ये कैसे हुआ? जी, ये औपनिवेशिक प्रक्रिया के जरिए ही हुआ। पहले पुर्तगालीज के संपर्क में आए करीब 1516 के आसपास। वो इसे परयास लिखते थे। परयास? हाँ, और फिर अंग्रेज 1613 के बाद। अब क्योंकि यूरोपीय लोगों का संपर्क शायद घरेलू कामगारों के रूप में परैयर समुदाय के लोगों से ज्यादा हुआ, तो हो सकता है उन्होंने इसी शब्द को सभी निम्न जातियों के लिए सामान्य मान लिया हो, सबसे नीच नस्ल या कुछ ऐसा। बाप रे। लेकिन फिर यूरोप में इसका मतलब सिर्फ यही नहीं रहा, इसमें बदलाव आया। हाँ, यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। 18वीं सदी के मध्य से यूरोप में पराया शब्द का राजनीतिकरण होने लगा। राजनीतिकरण? कैसे? ये उस दौर से जुड़ा था जिसे हम ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं। यूरोप में तर्क, मानवाधिकार, सामाजिक बराबरी पर जोर दिया जा रहा था। हाँ, और हर तरह के सामाजिक भेदभाव और वर्चस्व पर सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल। तो खासकर फ्रांस में क्रांति के बाद
पराया शब्द का इस्तेमाल किसी भी ऐसे समूह के लिए किया जाने लगा जिसे समाज के लाभों से, न्याय से, समानता से बाहर रखा गया हो। जैसे यहूदी समुदाय या महिलाएं। ये ब्रिटिश भारत की फ्रांसीसी आलोचना का भी एक जरिया बना कि देखो अंग्रेज भारत में कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये एक तरह का प्रतीक बन गया शोषितों का। कह सकते हैं। फिर साहित्य ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। 18वीं और 19वीं सदी के फ्रांसीसी साहित्य में पर्याय एक जाना माना किरदार बन गया। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जैक्स हेनरी बर्नार्डिन डी सेंट पेरे की कहानी थी द इंडियन कॉटेस 1791, या कासिमीर डेलाविग्ने का एक नाटक था ला पारिया 1821। इनमें पर्या को अक्सर एक दुखद, बहिष्कृत लेकिन नेक या आदर्श चरित्र की तरह दिखाया जाता था। मतलब विडंबना देखिए, यूरोप में ये शब्द शोषितों के लिए सहानुभूति का प्रतीक बन रहा था। और उसी समय भारत में जिस समुदाय से ये नाम आया था वो असल में औपनिवेशिक व्यवस्था और जातिवाद का शिकार था। ये विचार फिर जर्मनी तक भी पहुंचा। तो यूरोप में इस शब्द ने अपनी एक अलग ही यात्रा तय कर ली। लेकिन वापस भारत आते हैं। पर्याय समुदाय का अपना भी तो एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, इस पराया लेबल से कहीं ज्यादा गहरा। निश्चित रूप से, बिल्कुल है। आज पर्याय तमिलनाडु के सबसे बड़े दलित जाति समूहों में से एक है, और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। और उनका योगदान? उनका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बौद्धिक और राजनीतिक योगदान रहा है। जैसे महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर, जिन्होंने तिरुकुरल लिखी। हाँ, तिरुकुरल। उन्हें अक्सर इसी समुदाय से जोड़ा जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और तमिलनाडु में जो दलित आंदोलन हुआ उसमें भी परैयर समुदाय की भूमिका बहुत अहम रही है। शुरुआती दलित पत्रिकाओं में से एक थी सूर्योदयम। वो एक परैयर सदस्य ने ही शुरू की थी। अच्छा। और द्रविड़ आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माने जाने वाले अयोध्या दास पंडित, वो भी इसी समुदाय से थे। उन्होंने जाति विरोधी चेतना जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि पश्चिम में परैया शब्द का जो अर्थ बन गया, मतलब सिर्फ एक बहिष्कृत या त्याज्य, वो परैयर समुदाय के अपने जटिल, प्रभावशाली और गौरवशाली अतीत पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल देता है। हाँ, ये उस पूरी कहानी को नहीं बताता। तो संक्षेप में अगर देखें, हमने ये समझा कि कैसे पराया शब्द तमिलनाडु की एक जाति के नाम से निकला, फिर उपनिवेशवाद के रास्ते यूरोप पहुंचा, वहां एनलाइटनमेंट के दौर में उसका मतलब बदला और वो सामाजिक बहिष्कार का एक वैश्विक प्रतीक बन गया। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि शब्द कैसे सफर करते हैं और कैसे उनके अर्थ बदलते हैं और कैसे उनमें इतिहास और सत्ता की परतें छुपी होती हैं। हाँ, और ये सब समझना, जैसा मैंने पहले कहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकता है। इतिहास, समाजशास्त्र, शब्दावली के नजरिए से ये सारी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। जी। तो अगर श्रोताओं को इस बातचीत में कुछ नया जानने को मिला, कुछ सोचने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें और आगे ऐसी ही चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल है या कोई और पहलू है जिस पर आप बात करना चाहें तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका इतिहास इतना जटिल रहा हो, इतना बोझिल रहा हो, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सोचने वाली बात है। क्या हमें उनके मूल संदर्भ और उनके विकसित अर्थ दोनों के प्रति ज्यादा सजग, ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए?